जुलाई का महीना था। बरसात का मौसम। रात्रि के 2 बजे थे। घटाटोप अंधेरे और सन्नाटे में सारा शहर डूबा हुआ था। यदाकदा किसी आवारा कुत्ते के रोने की आवाज़ से रात्रि की निर्भरता भंग हो जाती। शहर के पूर्वी किनारे पर बने हुए ऑफिसर्स कॉलोनी में मुख्य सड़क से सटे हुए अपने भव्य कोठी में शहर में नए आए जिले के पुलिस कप्तान सुधांशु अपने बेड पर अभी जागे पड़े थे। अभी आधे घंटे पहले ही वे शहर की गश्त से लौटे थे। अपने जीवन के 20 साल वे देश की सेवा कर चुके थे। 46 वर्षीय सुधांशु की पुलिस महकमे में बड़ी ही तेज तर्रार, कर्मठ और अनुशासन प्रिय अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी। इसी वजह से उनकी नियुक्ति सरकार ने इस अपराधग्रस्त जिले में की थी। अचानक बंदूक की गोलियों की आवाज़ से सारा इलाका कांप गया। साथ ही उनके बंगले के मुख्य गेट पर जोर जोर से थपथपाने की और नारी चीत्कार की आवाज़ आने लगी। कंपाउंड में तैनात संतरियों की बंदूकें भी गरजने लगीं। पुलिस सुपरिटेंडेंट सुधांशु उछलकर खड़े हो गए, अलमारी के ड्रायर में रखी सरकारी पिस्टल निकाली और तेजी से बाहर निकले। थोड़ी देर में ही अब गोलियां चलनी बंद हो गईं, लेकिन अभी भी बाहर गेट को खुलवाने के लिए नारी की आवाज़ आए जा रही थी। साथ ही साथ हाथों की थाप भी आ रही थी। अपने कप्तान के आदेश पर सिपाहियों ने सावधानी से गेट खोल लिया। फाटक खुलते ही तकरीबन 35 वर्ष की गोरी बहुत ही खूबसूरत औरत कंपाउंड में गिर पड़ी। हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए उस औरत के शरीर में 2-3 गोलियां लगी थीं। वहां से खून भरभरा रखकर निकल रहा था। भोला सिंह एसपी साहब ने एक हवलदार को पुकारा और कहा, सामने वाले क्वार्टर से फौरन डॉक्टर वाजपेयी को बुलाकर लाओ। हवलदार ने सामने वाले क्वार्टर की ओर दौड़ लगा दी। पुलिस फोर्स चारों तरफ फैल गई। नीचे गिरी हुई औरत की हालत अच्छी नहीं थी। एसपी के आदेश से जिले के अस्पताल को तुरंत एम्बुलेंस भेजने के लिए कहा गया। एसपी सुधांशु अभी भी हाथ में पिस्टल लिए हुए बरामदे में खड़े हुए थे। गिरी हुई औरत को 3 सिपाही हाथ पकड़कर उसे बरामदे में ले आ रहे थे। वह बहुत ही मुश्किल से अपने को बेहोश होने से बचा रही थी। इसी क्रम में कभी उसकी आंखें बंद हो रही थीं तो कभी खुल रही थीं। सामने वाले क्वार्टर से डॉक्टर वाजपेयी आ चुके थे। बरामदे की ओर आती हुई औरत को देखकर सुधांशु की आंखें फैलती गईं। उन्होंने बड़े ध्यान से उस औरत को गौर से देखा। वह बरामदे तक आ गई थी। बरामदे में लगी ट्यूबलाइट की तेज रोशनी में उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सुधांशु को जैसे काट मार गया हो। उनके ऊपर जैसे 100 बिजलियां एक साथ टूट पड़ी। फिर उन्होंने तेजी से उस औरत का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। ममता, ममता तुम? क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? ममता आंखें खोलो अपनी। ममता, ममता, सुधांशु पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। वहां मौजूद सभी लोग सुधांशु को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। बेहोशी के करीब पहुंची उस औरत पर इस आवाज का और संबोधन का जोरदार झटका लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सुधांशु की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य के सागर लहरा उठे। वह सुधांशु को देखती रह गई। उसके भी ऊपर जैसे 100 बिजलियां एक साथ टूट पड़ी। आप यहाँ? हाँ, मैं सुधांशु ने कहा। लेकिन तुम ये सब क्या सुधांशु जी? इस स्त्री ने काफी कमजोर आवाज में कहा। मैं बताऊंगी आपको अपनी बदनसीबी और बदहाली के बारे में। बताऊंगी आपको, अगर बच गई तो। औरत पर बेहोशी छाती जा रही थी। सुधांशु ने तत्परता से उसे पास पड़ी एक फोल्डिंग कुर्सी पर लेटा दिया। डॉक्टर वाजपेयी ने तुरंत 3-4 इंजेक्शन लगाए। पूरा कंपाउंड पुलिस फोर्स और अधिकारियों से भर गया था। फोल्डिंग कुर्सी पर पड़ी हुई औरत बेहोश हो चुकी थी। डीएसपी भार्गव लगातार उस औरत को ध्यान से देखे जा रहे थे। वे तेजी से एसपी सुधांशु के पास आए। सर, उन्होंने बड़े अदब से कहा, आप इसे पहचानते हैं? हाँ भार्गव, हाँ, सुधांशु ने कहा। अभी से नहीं, बल्कि जब यह 5 बरस की थी तब से। नहीं श्रीमान, डीएसपी जी ने कहा, आपको शायद गलतफहमी हो रही है। यह तो इस इलाके की सबसे खूंखार डाकू ज्वाला सिंह है।
सरकार ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा है। जहां भी इसके पैर पड़ते हैं वहां दहशत से लोगों के प्राण निकल जाते हैं। कंपाउंड में एम्बुलेंस आ चुकी थी। स्ट्रेचर लेकर कर्मचारी तेजी से इधर आ रहे थे। भार्गव की बातों से सुधांशु आश्चर्य से ममता की ओर देख रहे थे। उन्हें लगा मानो किसी ने गरम शीशा उनके कानों में उड़ेल दिया हो। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उधर वह औरत बेहोशी में डूबी जा रही थी। सुधांशु अपना आपा खो गए थे। उन्होंने इसको झंझोड़ दिया। ममता, डीएसपी साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं, इस औरत ने कहा। जिंदा बची तो बताऊंगी सब आपको। इतना कहते ही सुधांशु की बाहों में गिर पड़ी। आनन फानन में उसे एम्बुलेंस में डाला गया और भारी सुरक्षा में उसे अस्पताल भेजा गया। धीरे धीरे सभी चले गए। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। सुधांशु गोद में पिस्टल लिए हुए बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गए और अतीत की गहराइयों में चले गए। आज से करीब 30 साल पहले की बात है, जब उसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी और रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। तब शहर में चोरों बदमाशों का उत्पात बहुत बढ़ गया था। मोहल्ले मोहल्ले में लोग 15-20 की टोलियां बनाकर रात्रि पहरा करते थे। अपने दोस्तों के साथ वह भी रात्रि गश्ती करता था। बचपन से ही उसमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। एक रात करीब 12:30 बजे टोली के अन्य लोगों की पलकें झपक रही थीं। तब वह चौकन्ना होकर गश्त लगा रहा था। अपने 2-4 साथियों के साथ वह लाल बाजार वाली सड़क पर गया। अंधेरी काली स्याह रात थी। दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। काली कोलतार की सड़क नागिन की तरह बलखाती हुई लग रही थी। वातावरण बहुत ही भयानक और रहस्यमय लग रहा था। तभी बंदूक की गोली की गति से एक जीप लाल बाजार की तरफ से आती हुई दिखी और उसी गति से दाहिनी ओर मुड़ते हुए 3 लालटेन चौक की तरफ ओझल हो गईं। जीप की गति से बचने के लिए वह और उसके साथी एक तरफ उछले ही थे कि उन्हें जीप से एक गठरी गिरती हुई दिखाई दी। जब तक वे लोग वहां पहुंचे तब तक जीप आंखों से ओझल हो गई थी। तीनों ने नजदीक जाकर देखा तो पाया कि वह कोई गठरी नहीं बल्कि 4-5 साल की गुड़िया की तरह सुंदर लड़की थी जो बेहोश सी पड़ी थी। ऐसा देखते ही उसके अन्य साथी वहां से खिसक लिए, लेकिन वह वहीं रुका रहा और जीप के लौटने का इंतजार करने लगा। बेहोश लड़की को वहां छोड़कर जाना उसे गवारा नहीं था। काफी इंतजार के बाद जब जीप वापस नहीं लौटी तब उसने बेहोश लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर के पास खड़े हस्ती दल के लोगों के पास ले आया। इसी बीच वहां स्थानीय पुलिस की रात्रि गश्त दल भी जीप से गुजरी। तभी सभी ने पुलिस जीप को रोककर इस घटना के बारे में बताया, लेकिन ऊँघते हुए पुलिस वालों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और टालम टोल करके चले गए। इसके बाद मोहल्ले के गश्ती दल वालों ने भी उसे उलाहना देते हुए लड़की को वहीं रख आने को कहना शुरू कर दिया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी मां घर से बाहर आई थी और उन्होंने सुधांशु की बातों को सही ठहराया और उन्होंने स्वयं उस बच्ची को सदर अस्पताल ले जाकर इलाज के लिए दाखिल कराया और फिर थाने को भी सूचित कर दी। दूसरे दिन होश आने पर लड़की ने अपना नाम ममता बताया और जो आधी अधूरी जानकारी अपने बारे में दी उसके आधार पर पुलिस और स्वयं उसके परिवार वालों ने काफ़ी खोज की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। स्वस्थ होने के पश्चात ममता को अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। अब उसके रहने की समस्या थी। अब तक वह ममता का पूरा ख्याल रखता आया था। वह उसे लेकर अपने परिवार वालों को ज़्यादा परेशानी में डालना नहीं चाहता था। बहुत सोचने विचारने के पश्चात उसने ममता को स्थानीय कन्या पोषण और सुरक्षा गृह में भर्ती करवाया और बहुत शिद्दत से उसके घर वालों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ममता उसकी नई जिम्मेदारी बन गई। उसने ममता की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठा ली थी। उस गुड़िया जैसी लड़की से उसे बहुत लगाव हो गया था। नियमित रूप से वह ममता के पास जाता और उसे अनेकों तरीकों से बहुत समझाया करता था, उसे बहुत सांत्वना देता। छोटी उम्र में ही ममता भी बहुत समझदार निकली।
वह जब भी सुधांशु से मिलती उसके पैरों पर हाथ लगाकर अपने माथे से लगाती, तब उन दोनों की आंखें भर आती। सुधांशु के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। वह अपनी पॉकेट मनी से बचाकर ममता के लिए ढेरों खिलौने खरीद देते। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रगाढ़ प्रेम संबंध बन गया। सुधांशु 10वीं के अच्छे नंबरों से पास हो गया था। वह आगे की पढ़ाई के लिए उसे रांची जाना था। जब उसने ममता को यह बात बताई तो वह खूब रोई। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद हो गईं। आप चले जाएंगे तो मुझे कौन देखेगा? पगली, उसके सर पर हाथ रखकर सुधांशु ने कहा, मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारी पूरी खोज खबर रखूंगा। तुम कभी भी अपने को अकेली मत समझना। रांची जाने से पहले वह आश्रम के अधीक्षक से मिलकर गया। उसने ममता का ध्यान रखने के लिए उनसे प्रार्थना की। रांची जाने के पश्चात भी वह नियमित रूप से आश्रम में फोन करके ममता के बारे में बातें करता रहता और उसे सांत्वना देता। घर से आए रुपयों से वह ममता को नियमित रूप से भेजता था। साथ ही अपनी मम्मी से बोलकर ममता की देखभाल करने को कहता। ममता की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही थी। छुट्टियों में घर आने पर वह ममता को अपने यहाँ लाता था। घर में सभी उससे बहुत प्यार करने लगे थे। समय पंख लगाए उड़ रहा था। अब सुधांशु इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बेंगलोर चला गया। ममता भी बड़ी हो रही थी। वह लगातार ममता की पढ़ाई और उसकी देखभाल पर ध्यान देता था। गर्मी की छुट्टियों में वह बेंगलोर से घर आया था। आज पहली बार वह ममता पर गुस्साया था। आश्रम में सोमवार और शुक्रवार को खाने में नॉनवेज बनता था और ममता को मालूम था कि सुधांशु को नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। ममता इन दोनों दिनों में उसको आग्रह करके आश्रम बुलाती थी और उसे आश्रम में खाना खिलाती थी। बाद में उसे ममता की सहेलियों से यह मालूम हुआ कि खाना उसको खिलाने के पश्चात वह इन दोनों दिन भूखी रह लेती थी, क्योंकि प्रत्येक लड़की को खाना एक ही टोकन मिलता था। उसकी डांट पर लगभग रोती हुई ममता ने कहा, आपके सिवाय और कौन है मेरा, और आपके लिए 1-2 दिन भूखे नहीं रह सकती। कौन सी बड़ी बात है? अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ममता की मासूमियत पर उसकी आंखें भर आई। उसने ममता को चुप करवाया और आगे ठीक से खाने की हिदायत दी। समय तेजी से निकलता जा रहा था। ममता बड़ी हो गई थी। उसकी सुंदरता की चर्चा आश्रम की दीवारों से बाहर निकलकर शहर तक पहुंचने लगी थी। वह हमेशा ममता के लिए चिंता करता रहता। दोनों की कोमल भावनाएं एक दूसरे के प्रति जागृत हो चुकी थीं। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन संकोच की दीवार आगे आ जाती। लेकिन फिर भी जब भी वह ममता से मिलता तो उसे जमाने की ऊंच नीच समझाता रहता। ममता भी दिन रात सुधांशु का गुणगान करती थी। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे सुधांशु को गुस्सा करना पड़े। वह ममता के लिए बहुत चिंतित रहने लगा था, क्योंकि अब वह बड़ी हो रही थी, बल्कि उसके अद्वितीय सौंदर्य भी निखर आया था। उसके माता पिता भी उसके मन की हालत समझने लगे थे। उन्हें भी ममता पसंद थी। उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि सुधांशु की पढ़ाई समाप्त होने के बाद इन दोनों की शादी करा देंगे। समय निकलता गया। इंजीनियरिंग की फाइनल परीक्षा के बाद वह घर आया तो मालूम हुआ कि ममता आश्रम में नहीं थी। पिछले 10 दिनों से उसका कोई अता पता नहीं था। सुनते ही उसके होश उड़ गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ आश्रम गया। यहाँ पुराने अधीक्षक की जगह नए अधीक्षक मिले। पुराने वाले अधीक्षक का ट्रांसफर हो गया था। नए वाले अधीक्षक ने ममता के चरित्र पर ही दोषारोपण किया और उसी पर सारा दोष मढ़ दिया। उसके चेहरे से कपट और धूर्तता के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। सुधांशु ने ममता की जानकारी के लिए बदहवास सा हो गया था। आमतौर पर शांत रहने वाला सुधांशु उस नए अधीक्षक से बुरी तरह उलझ गया। उसने अधीक्षक की बहुत पिटाई की और उसके कार्यालय से फर्नीचर को तहस नहस कर दिया था, लेकिन वहां से ममता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर महीनों लग गए। अनेक तरीकों से सुधांशु ने ममता को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना तो ममता मिली और ना ही कोई सुराग मिला।
इसी बीच उसका रिजल्ट भी आ गया था। अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद भी उसका मन कहीं भी नौकरी खोजने का नहीं था। वह दिन रात ममता की खोज में लगा रहता था। वह ममता को ढूंढने के लिए पुलिस की नौकरी करना चाह रहा था। उसे दिल्ली जाकर 1 साल तक कोचिंग किया और फिर आईपीएस अधिकारी बना। पुलिस अधिकारी के रूप में भी उसने ममता की बहुत खोज की, लेकिन असफल रहा। उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई, कुछ भी पता नहीं लगा। अब वह ममता की तरफ से निराश हो गया था। बगल वाले मंदिर में घंटियां बज रही थीं। एसपी साहब की तंद्रा भंग हो गई। वे अतीत से वर्तमान में आ गए। सामने लगी दीवार घड़ी में सुबह के 4:30 बज रहे थे। उसी हालत में उठकर उन्होंने जिप्सी निकालने का आदेश दिया और अपने पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे। ममता अभी भी बेहोशी की हालत में थी। वे लगातार ममता को देखे जा रहे थे। आंखों में आंसू भर आए थे, जिसे वे अपने अधीनस्थों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। चारों तरफ जवान फैले हुए थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कुछ आदेश दिए और डॉक्टरों से बातें की और भारी मन से वापस चले गए। शाम तक ममता को होश आ गया था। डॉक्टरों ने उसकी हालत को खतरे से बाहर बताया। सारा अस्पताल परिसर लोगों से भर गया था। डाकू ज्वाला देवी के यहाँ होने की खबर आम हो गई थी। सुधांशु ममता के बेड के पास स्टूल पर बैठे थे। चेहरे पर भारी गंभीरता छाई हुई थी। ममता की आंखों से आंसुओं की लड़ी टूट ही नहीं पा रही थी। पूरा कमरा डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों से भरा पड़ा था। आंसू में डूबी हुई ममता सुधांशु को अपनी आप बीती बता रही थी। तब आपके इंजीनियरिंग के फाइनल समय परीक्षा का समय था। आश्रम के अधीक्षक केशन साहब का ट्रांसफर हो गया था। नया अधीक्षक अच्छे चरित्र का नहीं था। रोज रात में शहर के गुंडे मवालियों के साथ आश्रम में ही महफिल लगाए रहता था। उसकी बुरी नज़र मेरे ऊपर थी। मैं बहुत डरी रहती थी। आपको बताना भी उचित नहीं था, क्योंकि आपकी परीक्षा होने वाली थी और आप यह सब जानकर सब कुछ छोड़कर मेरे पास भागे आ जाते। एक रात कूचा रुपयों के लालच में अधीक्षक ने मुझे गुंडों के हाथों में सौंप दिया। वे लोग मुझे बीहड़ के जंगलों में ले गए और डाकू गुलबाब सिंह के सामने पटक दिया। मैं बहुत रोई, पैर पकड़ी, लेकिन इन लोगों ने वहां डाकू गुलाब सिंह से मेरी शादी करा दी। उसके गिरोह के लोग मुझे सरदारनी सा इज्जत देने लगे थे। मैं उस दुर्गम जगह से भाग भी नहीं सकती थी। क्या करती? इसी को अपनी नियति समझकर वहीं होकर रह गई। 2 साल तक ऐसे लोगों के साथ रही मैं उनके साथ जंगल जंगल भटकती रही। कहीं से भी भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ममता कहती जा रही थी और कमरे में उपस्थित पुलिस, पत्रकार और स्वयं सुधांशु आश्चर्य से उसकी आपबीती सुन रहे थे। ममता ने कहना जारी रखा। जंगल में डाकुओं के अलग अलग गिरोह में आपसी प्रतिद्वंद्विता एवं रंजिश होती थी। वे एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे। एक दूसरे गिरोह के सरदार दारा सिंह ने गुलबाब सिंह को मार दिया और मेरे पीछे पड़ गया। फिर गिरोह के लोगों ने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ही गिरोह का सरदार बना दिया और मेरे ही नाम से डकैतियां डाल ली जाने लगीं। लेकिन किसी भी वारदात में मैं नहीं जाती थी। कितनी बार मन में यह ख्याल आता कि इस माहौल से भाग जाऊं, पर जाती भी तो कहाँ। फिर गिरोह के अंदर मेरी सुरक्षा थी। इस दुनिया में आपके सिवाय कौन था मेरा? और आपको अब अपनी हालातों की जानकारी देकर दुखी करना नहीं चाहती थी। कल क्या हुआ था और तुमको किसने गोली मारी थी? ममता की आपबीती से हतप्रभ सुधांशु ने पूछा। कल गुलबाग सिंह के भाई की बेटी की शादी थी। उसी में शामिल होने हम करीब 5 लोग आ रहे थे। पहली बार जंगल से निकली थी। मुझे मालूम था कि हम लोगों का शहर बगल के जिले में है। मैं अभी निश्चित नहीं कर पाई थी कि इन लोगों से अपना पिंड छुड़ाकर भाग जाऊं या क्या करूं। तभी हम पर गोलियां चलने लगीं। पता नहीं दारा सिंह गिरोह को हमारे प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चल गया था।
बरावत गांव से ही हमारी घेराबंदी होने लगी थी। हमारे साथ के लोगों को भी गोलियां लगी थीं। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी और जो पहला मकान दिखा उसके फाटक को बजाने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि यह एसपी निवास है और अंदर आप थे। जब क्वार्टर के अंदर से गोलियां चलने लगीं तो वो लोग भाग गए। ममता की जुबानी आप बीती सुनकर कमरे में उपस्थित सारे लोग मर्माहत हो गए। पुलिस ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। एसपी सुधांशु वहीं बैठे रहे। ममता, सुधांशु ने पूछा, तुम इतनी बड़ी हादसे में फंस गईं, लेकिन मुझे किसी भी तरह से खबर नहीं की। मुझे एकदम भूल गईं। ममता बोली, नहीं, मैं आपको एक पल भी नहीं भूली। मेरे पीछे आप कितने परेशान हुए होंगे। परिस्थिति भी मेरे खिलाफ थी। मैं करती भी तो क्या। मुझे मालूम था कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रोज रोज किसी न किसी डाकू को मरते हुए देखती थी। एक दिन मेरा भी ऐसा ही अंत होना था। ईश्वर से यही प्रार्थना किया करती थी कि मैं मरूं तो इसकी जानकारी आपको जरूर हो, अन्यथा आप जिंदगी भर मुझे ढूंढते ही रहेंगे। माहौल एकदम गमगीन हो गया था। सुधांशु ने अपने आप को संभाला। तुम्हें मालूम था कि मैं इस जिले में एसपी बनकर आया हूँ? सुधांशु ने पूछा। नहीं, ममता ने कहा। मैं तो सोचती थी कि आप किसी शहर में इंजीनियर की नौकरी कर रहे होंगे। मैं तुम्हारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचाऊंगा और तुम्हें माफ़ी दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम सारी बातें भुलाकर इत्मीनान से यहाँ थोड़े दिन रहो। यहाँ पूरी सुरक्षा है। मैं भी यहीं हूँ, परेशान ना होना। अब मुझे क्या करना होगा? ममता ने सुधांशु से पूछा। मैं बताऊंगा, ममता के सिर पर हाथ रखकर सुधांशु ने कहा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ममता का पूरा ख्याल रखने को कहकर बाहर निकले। ममता को अस्पताल में रहते आज 16 दिन हो गए थे। सुधांशु ने सरकार से बात कर ली थी। महिला होने और स्वयं पुलिस कप्तान की अनुशंसा होने की वजह से सरकार ने ममता को माफीनामा देना स्वीकार कर लिया था। कल प्रदेश के मंत्री, जो इस जिले के विधायक भी थे, उनके समक्ष समर्पण और माफी का कार्यक्रम था। सुधांशु और ममता बातें कर रहे थे। अस्पताल से काफी दूर निकल आए थे। शाम ढलकर रात में बदल चुकी थी। वह ममता को कल होने वाले प्रोग्राम के बारे में समझा रहे थे। दोनों बड़े उत्साहित थे। तभी सुधांशु को वातावरण में थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। 10-12 नकाबपोशों ने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। उनके हाथों में गन चमक रहे थे। दारा सिंह, ममता ने सुधांशु का हाथ पकड़कर आश्चर्य से कहा, यह दारा सिंह का गिरोह है। सुधांशु ने देखा अस्पताल काफी पीछे छूट गया था। उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं था। मोबाइल से बात करने का मौका भी नहीं था। डाकुओं ने दोनों को अपने घेरे में लेकर मारुति वैन में बैठने को मजबूर कर दिया और वैन जंगल की ओर चल पड़ी। रात के 11 बज रहे थे। जंगल की डरावनी साए साए वाली हवा बह रही थी। एक सीलन भरी कोठरी में दोनों को बंद कर दिया गया था। पहरा बहुत सख्त था। तभी बाहर का दरवाजा खुला और अन्य डाकुओं के साथ सरदार दारा सिंह ने अंदर प्रवेश किया। सुनिए, ममता ने धीरे से सुधांशु से कहा, आप अपना परिचय इन्हें नहीं देंगे, वरना ये लोग अभी हमें मार देंगे। ज्वाला देवी कुटिलता से मुस्कुराते हुए दारा सिंह से बोला, तुम क्या सोचती थी कि हमारे गिरोह से बच जाओगी? तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तुमने जो नुकसान हमारे गिरोह का किया है उसकी पूरी भरपाई आज करूँगा। और ये तुम्हारे साथ जेंटलमैन कौन है? इसकी भी तकदीर खराब है जो तुम्हारे साथ आ गया। यह भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ले चलो इसे। उसने एक अन्य डाकू से ममता की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, और इसके जोड़ीदार को कोठरी के अंदर बंद कर दो। आप थोड़ा भी उत्तेजित नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, ममता ने सुधांशु से धीरे से कहा। मैंने लंबा समय डाकुओं के साथ बिताया है। मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपको बचाऊंगी और आपके ऊपर कोई आंच ना आने दूंगी। वह डाकुओं के साथ बाहर निकल गई। कोठरी का दरवाजा उन लोगों ने बाहर से लगा दिया था। पहले ही मौका पाकर सुधांशु ने अपनी घड़ी में लगे ट्रांसमीटर से पुलिस मुख्यालय में
सारी सूचनाएं भेज दी थी और फौरन ही पर्याप्त फोर्स के लिए आदेश दे दिया था। मदिरा और मांस की महक आ रही थी। साथ में डाकुओं का कोलाहल भी साफ सुनाई दे रहा था। सुधांशु बेचैनी से पुलिस फोर्स का इंतजार कर रहे थे। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। थाली में खाना लेकर ममता ने कोठरी में प्रवेश किया। उसके पीछे हाथों में बंदूक लेकर 2 डाकू भी साथ में आए थे। दिए की टिमटिमाती रोशनी में ममता का चेहरा चमक रहा था। सुधांशु जी, उसने तेजी से आते हुए धीरे से सुधांशु से कहा, आप इस खाने को हाथ भी ना लगाना, एक दाना भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। सुधांशु कुछ समझ ना सके। खाना बगल में ही पड़ा था। बाहर से दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। पेट्रोमैक्स की रोशनी में सभी डाकू गोलाई में बैठकर खाना खा रहे थे और ममता बड़े स्वाभाविक रूप से उन्हें खाना परोस रही थी। तभी अचानक दारा सिंह ने ममता को हाथ पकड़कर अपने साथ खाने पर बिठा लिया। तभी क्षण भर के लिए ममता का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने खिड़की की ओर सुधांशु की तरफ देखा और फिर इत्मीनान से दारा सिंह के साथ खाना खाने बैठ गई। सारे डाकू हो कर हंसने लगे। ममता के चेहरे पर असीम शांति छा गई थी। खाना खाते खाते एक एक कर सभी डाकू वहीं ढेर होते गए। दारा सिंह भी लुढ़क गया था। ममता लड़खड़ाकर उठी, फिर वहीं गिर गई। सुधांशु खिड़की से यह सब देख रहे थे। सारा मामला उनकी समझ में आ गया। पलक झपकते ही उन्होंने खिड़की पर पैर जोर से मारकर धक्का दिया। खिड़की चौखट सहित बाहर गिर पड़ी। वह हौले से भागे ममता की ओर। ममता, ममता, उन्होंने ममता को झकझोर दिया। यह क्या हुआ? सुधांशु जी, मेरी अंगूठी में तीक्ष्ण जहर था। खाना बनाते समय मैंने उसे खाने में मिला दिया था, उसने काफी कमजोर आवाज में कहा। लेकिन सब जानते हुए भी तुमने खाना क्यों खाया? सुधांशु ने लगभग रोते हुए पूछा। आपकी जान बचाने के लिए मैंने खाना खा लिया, और कोई चारा नहीं था। दारा सिंह को मुझ पर शक हो गया था, इसीलिए उसने मुझे भी खाने के लिए साथ में बैठा लिया था। मैं इनकार करती तो मेरे साथ आपको भी मार देते। मुझे किसी भी कीमत पर आपको बचाना था। तुमने ऐसा क्यों किया? वह चिल्ला पड़े। मैं तो बचपन से ही अभागन हूँ। आपने सड़क से उठाकर मेरी परवरिश की। आपने ही मुझे जिंदगी दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके दिल में थोड़ी जगह बना सकी और आज आपको बचाने में कामयाब हो सकी। ममता की आवाज़ अब लड़खड़ाने लगी थी। उसकी आवाज़ अटकने लगी थी। सुधांशु जी, मेरे माथे को हो सके तो अपनी गोद में रखकर मुझे इस दुनिया से विदा कीजिए। इस दुनिया में मेरे माता पिता और सब कुछ आप ही हैं। अब मुझे विदा कीजिए। ऐसा ना कहो ममता, ऐसा ना कहो। सुधांशु चिल्ला पड़े। उन्होंने ममता का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी चारों तरफ पुलिस की सर्चलाइट की तेज रोशनी से सभी नहा गए। नजदीक आकर डीएसपी भार्गव ने सुधांशु को सैल्यूट मारा। इसी समय ममता का सिर एक तरफ लुढ़क गया। सुधांशु ममता के सिर को गोद में लिए फूट फूट कर रो पड़े। उनकी सिसकियां निकलने लगीं। अपने कठोर और जांबाज ऑफिसर को इस कदर रोते हुए देखकर सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की आंखें नम हो गई थीं।